नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का विज्ञान का जो 6 चैप्टर है श्वसन, इस वीडियो के माध्यम से जो है सो मैं आपको श्वसन के बारे में जो है सो मैं बताने वाला हूँ और इस चैप्टर को जो है सो आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कहीं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम श्वसन ही क्यों रखा गया, इस पर जो है सो आपका प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड में जो है सो कोई भी अध्याय शुरू करें इसके पहले जो है सो उस चैप्टर का जो हेडिंग है उसके बारे में आपका माइंड में जो है सो दिमाग में जो है सो क्वेश्चन घूमना चाहिए कि इस अध्याय का नाम यही क्यों पड़ा। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि जो सो अध्याय का नाम इसलिए पड़ता है, जो हेडिंग दिया रहता है, क्योंकि उसी के बारे में जो सो हमें खास कर ज़्यादा बताया जाता है। तो इस अध्याय में जो है सो श्वसन के बारे में ही हमें जो है सो श्वसन के बारे में ही जो है सो हमें अधिक बताया जाएगा। श्वसन क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या कहा जाता है। देखिए, सौम्या अपने दादा दादी की अधीरता से प्रतीक्षा कर रही है, जो 2 साल के बाद शहर आ रहे हैं। वह जल्दी से बस स्टॉप पहुंच जाती है ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वह दौड़ती हुई कुछ ही मिनट के बाद बस स्टॉप पहुंच गई। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। देखिए क्या हुआ। अब थोड़ा सा और आगे मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। फिर आगे कहा जाता है, उसकी दादी ने उससे उससे पूछा कि तुम हाँफ क्यों रही हो। उसने बताया कि वह दौड़ती हुई आई। क्या दौड़ने के बाद सांस तेजी से चलने लगती है? ऐसा क्यों होता है? हम सांस क्यों लेते हैं, समझिएगा। जैसे सोभिया एक क्या है, एक लड़की है जो कि शहर में रहती है और उनके दादा दादी जी जो सो गांव में रहते हैं। और जो सो वह जो सो क्या होता है, उनके दादा दादी जो है सो बस स्टॉप पर आ रहे हैं, यानी कि शहर आ रहे हैं। तो जो सो सोभिया जल्दी से जो है सो अपने दादा दादी को एक्साइटमेंट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, जो है स्वागत के लिए वह जल्दी जाती है, क्योंकि बस स्टॉप जो है सो उसके शहर में जो सो उसके जहाँ से रहती है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वह दौड़ते हुए जाती है और दौड़ते हुए जाती है तो वह हाँफने लगती है। तो उसकी दादी जो है सो उससे पूछ लेती है, क्या तुम दौड़ते हुए आ रही हो? तब उसकी दादी सोभिया बोलती है कि हाँ। तो फिर आगे कहा जाता है, क्या दौड़ने से जो है सो सांस तेज़ी से चलने लगती है? हाँ, दौड़ेंगे तो सांस तेज़ी से चलने लगती है। फिर आगे कहा जाता है, हम सांस ही क्यों लेते हैं? क्या हम सांस जो लेते हैं वो क्यों लेते हैं? तो अभी तो आपको नहीं। तो इस अध्याय को जो है सो पढ़ने के बाद जो है सो या मेरे बताने के बाद जो है सो आपके मन में जितने भी डाउट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सभी जो है सो क्लियर हो जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है सो ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या कहा जाता है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं समझाने का आपका पूरा मेरा तरफ से जो है सो पूर्ण इस पर पूरा ध्यान आपको दिया जा रहा है समझाने के लिए। देखिए, फिर कहा जाता है, हमारे शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा आवश्यकता होती है। देखिए, हम जितने भी कार्य करते हैं, जैसे कि खाना खाना, सोना पीना, कुछ भी कार्य करते हैं, काम करना, कपड़ा धोना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अगर हमारे पास ऊर्जा ना हो तो हम क्या कार्य कर सकते हैं? अगर अभी जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसका बैटरी जो है सो डिस्चार्ज हो तो क्या आप मोबाइल जो है सो इस वीडियो को देख पाते हैं? नहीं। तो क्या चाहिए? वह जो वीडियो आप देख रहे हैं या वीडियो, इसके लिए भी जो सो उस मोबाइल को दिखाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा क्या है? चार्जिंग जो है सो ऊर्जा है। विद्युत के जरिए जो उसमें करंट दिया जाता है और जो बैटरी चार्ज होता है वही ऊर्जा है। तो हम भी जो खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और हम कोई काम करने के लायक होते हैं ऊर्जा से, ठीक है। अन्यथा हम जो सो काम नहीं कर पाएंगे अगर हमें ऊर्जा ना मिल सके। तो जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमें जो सो ऊर्जा प्रॉपर तरह से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से हमें काम करने में मन नहीं लगता है और काम करने लायक हमारा शरीर भी नहीं रह पाता है उस समय। उसके बाद जो है सो आगे देखिए, कहा जाता है, सोने ऊने के लिए सभी के लिए में ऊर्जा चाहिए। देखिए, यह ऊर्जा भोजन से हमारे शरीर को प्राप्त होता है और यह ऊर्जा जो सो किससे प्राप्त होता है? हमारे भोजन से हमारे शरीर को प्राप्त होता है। फिर आगे कहा जाता है, परंतु भोजन में संचित ऊर्जा की विमुक्ति के लिए श्वसन आवश्यक है। कि जो भोजन में संचित ऊर्जा जो होता है उसके विमुक्त के लिए क्या? श्वसन आवश्यक है। फिर आगे कहा जाता है, भोजन से संचित ऊर्जा को मुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। फिर आगे देखिए, कहा जाता है, आइए श्वसन के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करें कि श्वसन क्या है, इसके बारे में और जो है सो जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहा जाता है, श्वसन की विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं। संपूर्ण श्वसन क्रिया
प्रमुख भागों में बांटा गया है। जो संपूर्ण श्वसन की क्रिया जो हमारा शरीर में होता है वह 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या भाग है ये देखते हैं आगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, देखिए कहा जाता है बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन, यानी कि जो एक हम सांस लेके अंतर ग्रहण करते हैं और फिर जो सो उसे हम छोड़ देते हैं, तो वही जो सो एक बाह्य श्वसन हो गया और एक अंतः श्वसन हो गया। तो क्या लेते हैं क्या छोड़ते हैं ये भी मैं आपको डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं बाह्य श्वसन क्या होता है। देखिए कहा जाता है बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुँचाना तथा उनके उपयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं के बाहरी वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेते हैं, उसके बाद जो है सो हम जो सो उसे छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमारे कोशिका जब जो सो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है फिर जो सो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि बाह्य श्वसन क्या है और आंतरिक श्वसन क्या है। तो देखिए बाह्य श्वसन को मैं हेडलाइन कर देता हूँ, आप जो है सो इसे जो है सो ध्यान में रखिएगा और अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो ये बात को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर दीजिएगा, तब जो सो आपका प्रश्न का जो सो आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए कहा जाता है बाह्य श्वसन में होने वाली क्रिया को भी फिर 2 भागों में बांटा गया। जो बाह्य श्वसन में होता है उससे भी 2 भागों में फिर बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। देखिए क्या क्या बांटा गया है, श्वासोच्छ्वास और गैस का परिवहन, ठीक है। तो देखिए पहले श्वासोच्छ्वास, ठीक है, क्या है, देखिए सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। फिर आगे का आता है श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों जैसे फेफड़े के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। अतः श्वासोच्छ्वास की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। और जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है वह 2 चरणों में संपन्न होती है। क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे फेफड़े तक जाती है, फिर फेफड़े से कोशिका में और अनेक जगह जाती है, तब जाके जो सो वह क्रिया पूरा होती है। उसके बाद जो सो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और जो सो इस प्रकार से हमारा जो सो श्वसन की क्रिया संपूर्ण होती है। फिर आगे कहा जाता है, देखिएगा वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है, तब आपको जो सो पूरा समझने में इंटरेस्ट पैदा होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन आंसर का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जरूर इसका प्रश्न उत्तर का जो सो वीडियो देख लें, तब आपको और बेहतर समझ में आते जाएगा। देखिए क्या कहा जाता है, पहले चरण में बाहर से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुँचाया जाता है और इसे प्रश्वास कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है दूसरे चरण में फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहरी वातावरण में निकाल दिया जाता है और इसे हम उच्छ्वास कहते हैं। क्योंकि हम क्या किए, इसे जो सो निकाल दिए तो इसे उच्छ्वास कर दिए। तो उच्छ्वास और प्रश्वसन दोनों को आपको ध्यान में रखना है और यही दोनों जो सो हो सकता है परीक्षा में आपको पूछ लिया जाए, तो ये सब पर जो सो आपको ध्यान में ज़्यादा जरूरी रखना है, ठीक है। तो ये सबको हेडलाइन कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए कहा जाता है अतः श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है, श्वासोच्छ्वास जो सो वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन युक्त हवा प्रश्वास की क्रिया द्वारा शरीर के भीतरी फेफड़ों में ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को उच्छ्वास की क्रिया द्वारा फिर फेफड़े से वातावरण में लौटा दी जाती है और इसे श्वासोच्छ्वास या पुनः आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। समझिएगा, जो क्रिया सांस लेने से लेकर कोशिका तक पहुंचा लेने की, फिर जो सो फेफड़े में जाने का ये प्रक्रिया और फिर बाहर आने की कार्बन डाइऑक्साइड को, इस क्रिया को पूरा को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रक्रिया बोल सकते हैं या जो सो श्वासोच्छ्वास बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अब आगे कहा जाता है, देखिएगा गैस का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की गैस जो है सो हमारे शरीर में कैसे परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए कहा जाता है इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से, ऑक्सीजन क्या होता है, रक्त के माध्यम से कोशिका में पहुंचती है और कोशिका में ऑक्सीजन के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़े में पहुंचता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारे शरीर में जो गैस का पूरा परिवहन होता है कैसे होता है, पहला जो सो ऑक्सीजन क्या होता है,
पहले हमारे शरीर में जाता है और उसमें खून में मिलता है, और खून से जो है सो पूरा कोशिका में जाता है, और पूरा मिलने के बाद जो है सो क्या होता है, फिर वह जो सो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें बाहर इनहेल करते हैं, छोड़ देते हैं, उच्छ्वास कर देते हैं। फिर आगे करता है अंतःश्वसन। इस प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ, अंतःश्वसन में समझिएगा क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन में मौजूद भोज्य पदार्थ ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा एटीपी, थ्री फास्फोरस ऊर्जा का निर्माण करता है। किस चीज़ का? एटीपी का निर्माण करता है। फिर आगे कहा जाता है अतः श्वसन चूंकि कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। समझिएगा कि अंतःश्वास क्या होता है। क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो सो मौजूद जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं वह जो सो ग्लूकोज में टूटते हैं, और जिस प्रकार के हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उस प्रकार के हमें जो सो उससे एनर्जी मिलता है, और वह एनर्जी जो सो फिर एटीपी में जो सो एटीपी थ्री फास्फोरस ऊर्जा, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो इस प्रकार से जो सो होता है, और ये वहीं जो सो ऊर्जा को संचित करके रखा जाता है, हमारे शरीर जो सो वहीं रखता है। जैसे समझिएगा, देखिए भोजन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वायु से मिलता है, और ये हमारा कोशिका है, और ये CO2 छोड़ता है और ऊर्जा प्राप्त करता है, और जल, और ये फिर आगे कहा जाता है कोशिका में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जो सो जल में होता है। फिर आगे कहा जाता है तब यह प्रक्रिया ऑक्सी या अविश्वसन कहलाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहला लेता है? ऑक्सी या अविश्वसन कहलाता है। देखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तब कार्बन प्लस डाइऑक्साइड बनता है, फिर जल बनता है, फिर ऊर्जा बनता है। ठीक है। फिर आगे देखिए कहा जाता है जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ग्लूकोज का विखंडन जो सो ग्लूकोज की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तथा वह प्रक्रिया ऑक्सी या अवरीय श्वसन कहलाता है। जब जो सो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तब, और इस क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और इस अनुपस्थिति में क्या होता है? अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और इसके साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है, और इसके साथ क्या होता है? ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। और इस प्रकार से रिएक्शन होता है। ग्लूकोज जब रिएक्शन करता है तो बनाता है अल्कोहल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा प्राप्त होता है। तब जाके हमारा शरीर जो है सो पूरा ऊर्जा में बदल जाता है, ऊर्जा भर जाता है शरीर में। फिर आगे देखिए कहा जाता है स्टिक में अविश्वसन। स्टिक एक कोशिकीय जीव है। स्टिक अविवेक रूप में श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टिक का उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक बात आपको और यहाँ जो सो मुख्य बातें हैं, ये बात को भी ध्यान में रखना है। क्या कहा जाता है? झारखंड में स्टिक की जगह रानू गोली, क्या है? रानू गोली का इस्तेमाल कर स्थानीय पेय पदार्थ हड़िया का निर्माण किया जाता है। जो हड़िया बनाया जाता है, दारू हड़िया का नाम है, वह जो सो रानू गोली के द्वारा बनाया जाता है। फिर आगे ये कोशिका क्या है समझिएगा। कहा जाता है पेशीय कोशिका अवयवीय रूप में श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे तक टहलने, साइकिल चलाने तथा भारी वजन उठाने जैसे कि कई कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार जो सो हमें ज़रूरत होती है ऊर्जा की। फिर आगे कहा जाता है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को कोशिका की आपूर्ति सीमित होती है, और ऐसी स्थिति में पेशी कोशिका अवयवीय श्वसन द्वारा अवयवी श्वसन द्वारा ऊर्जा अतिरिक्त मांग को पूरा करती है।
ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा प्राप्त होता है हमें। फिर आगे कहा जाता है, देखिएगा, कहा जाता है क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? अगर अत्यधिक जो सो आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? देखिए, ऐंठन तब होती है जब पेशियाँ अविरत रूप से श्वसन करती है, यानी कि कम करती है, और इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और लैक्टिक अम्ल का संचित पेशियों में ऐंठन उत्पन्न कर देता है। परंतु इस ऐंठन से हमें हमें आराम कैसे मिलती है? गर्मी के दिनों में स्नान करने अथवा शरीर को मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचार बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही सब आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे कहा जाता है, इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिका को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है, और श्वसन के फलस्वरूप बनने वाली पदार्थ के बारे में समझने के लिए क्रियाकलाप को कीजिए। यानी कि श्वसन के जो फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसके जो है सो बारे में जानने के लिए क्रियाकलाप को हमें करना है। देखिए क्या क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को जो सो स्वयं कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है, और जब हम व्यायाम करते हैं तो तेजी से तथा गहरी सांस लेते हैं, और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण हम करते हैं। जब अगर हम व्यायाम करते हैं तो क्या करते हैं, अधिक सांस लेते हैं और तेजी से हम जो सो करते हैं। अब आगे देखिए कहा जाता है अपने वर्ग के कुछ सहपाठियों का श्वसन दर नोट कीजिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए, सहपाठी का नाम लिखना है। सामान्य स्थिति, स्कूल के मैदान में 15 मिनट तक तेज़ी से टहलने के बाद और दौड़कर स्कूल के मैदान में एक चक्कर लगाने के बाद और 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद। सबका जो है सो यहाँ लिखना है, और ये कार्य आपको खुद करना है। फिर देखिए आगे क्या कहा जाता है, सारणी 6 में श्वसन दर। देखिए, ऊपर की सारणी से कुछ बिल्कुल स्पष्ट है कि शारीरिक मेहनत करने पर हमारी सांस लेने की दर तेजी आती है, और इस मॉडल से गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं, और रबर की परत किसे प्रदर्शित करते हैं। और आइए अब श्वसन की क्रिया को समझें। देखिए, श्वासोच्छ्वास क्रिया। तो क्रियाकलाप दूसरा है। पहला क्रियाकलाप आप खुद से कर लीजिएगा, अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ करके क्या बताया जा रहा है इसमें। देखिए, कहा जाता है एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए, उदर की गति को अनुमान कीजिए पेट पर। ठीक है, आप क्या पाते हैं? श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के माप में परिवर्तन होता है। आइए इस क्रियाकलाप को कक्षा में करके स्वयं अनुभव कीजिए। देखिए, आगे कहा जाता है गहरी सांस लेकर फीते से वक्ष का माप कीजिए और इस माप को नोट कीजिए। उसे पुनः उच्चवास के बाद वास को माप लीजिए और बताइए कि सपाटी के वक्ष का विवरण विस्तार अधिकतम है। फिर आगे कहा जाता है वक्ष के माप पर श्वसन का प्रभाव। जब हम नाखून नस द्वार के वायु अंदर लेते हैं तो नाथुन है नाक के द्वारा। ठीक है, नाथुन से नासा गुहा में चली जाती है, और इस प्रकार फेफड़ा पिंजर डायफ्राम, और यहाँ से जो सो गैस इनहेल होती है। फिर आगे देखते हैं। देखिए, फेफड़ा पिंजर डायफ्राम नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे स्थित होते हैं, और वह वक्ष गुहा परत के पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत को डायफ्राम कहलाती है जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन के डायफ्राम और पसलियों के बने पिंजरे की गति
सम्मिलित होती है। फिर आगे देखिए क्या कहा जाता है, समझते जाइएगा कि कैसे क्या होता है। फिर कहा जाता है अंतः श्वसन के समय पसलियों ऊपर ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है, और यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है, और फेफड़ा वायु से भर जाता है, और उच्छ्वास के समय पसलियाँ नीचे की ओर अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, और इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। यानी कि जो हमारा डायफ्राम जो होता है वही जो है सो ऑक्सीजन को जो है सो हमारे शरीर से बाहर जो है सो इनहेल करवाती है, बाहर उच्छ्वास करवाती है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ आपको जो सो दो चित्र दिख रहा होगा कि किस प्रकार जो है सो यहाँ सांस जो है सो लिया जाता है और क्या है क्या नहीं है। देखिए कहा जाता है पसलियों एवं डायफ्राम की बदलती स्थिति, देखिए यहाँ किस प्रकार है और यहाँ किस प्रकार हो जाता है, समझते जाएगा। कहा जाता है अन्य जंतु में श्वसन, परंतु यह आप जानते हैं कि केचुआ, मछली, तिलचट्टा और कीड़े आदि जंतु में फेफड़े नहीं होते हैं, मनुष्य में ही सिर्फ फेफड़ा होता है। मनुष्य में ही सिर्फ नहीं बोला जा सकता है, ये सब में जो जंतु का नाम बताया जा रहा है उसमें नहीं होता है। फिर ये कैसे श्वसन करते हैं और ये जो श्वसन कैसे करते हैं, आइए इसे कुछ जीवों का द्वारा समझें। देखिए केचुआ की त्वचा पतली और नम होती है, इससे इसकी त्वचा से गैस का आदान प्रदान होता है, इसकी त्वचा से जो है सो गैस का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, और यह आसानी से अपनी पतली तथा नम त्वचा से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। कौन? केचुआ। ठीक है, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन इनहेल करती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो छोड़ती है। फिर आगे देखिए क्या कहा जाता है, यह श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है, और इस प्रकार केचुआ श्वसन क्रिया अपनी त्वचा के द्वारा करता है। तो आपको ध्यान में रखना ये बात कि जो है सो केचुआ अपने श्वसन जो है सो किसके द्वारा करता है, त्वचा के द्वारा करता है, और इसमें जो है सो डायफ्राम या क्या बोल सकते हैं फेफड़ा नहीं होता है केचुआ में। फिर अगला है मेढक। देखिए मेढक स्थल और जल दोनों में रहते हैं, इनमें दो प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है। स्थल में ये फेफड़े द्वारा, स्थल में जो है सो जब मेढक जो है सो पानी में और पृथ्वी पर दोनों मतलब स्थल में दोनों जगह रहते हैं, लेकिन जो सो इसमें दो प्रकार के श्वसन अंग भी पाए जाते हैं। ये फेफड़ा द्वारा एवं जल के अंदर से त्वचा द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी पर मानी कि जब स्थल पर होते हैं तब, और जब जल में होते हैं तब जो सो त्वचा के द्वारा या किसी चीज़ से करते हैं। फिर आगे देखिए, सोचिए यदि किसी जीव में श्वसन अंग ना हो तो क्या होगा, वह जीवित नहीं रह सकता है। फिर आगे देखिए तिलचट्टा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को ही सांस रंध्र कहते हैं, और इनसे शरीर में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, और इस जाल को ही श्वसन नली या वात कहते हैं, और जो सो तिलचट्टा अपने जो सो इसी से सांस लेता है। फिर आगे कहा जाता है ऑक्सीजन समृद्धि वायु श्वसन रंध्रों से ऑक्सीजन नालों में जाकर शरीर के ऊतकों से होकर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली में आती है और फिर श्वसन रंध्रों से बाहर निकल जाती है, और यह तिलचट्टा के अलावे श्वास नली द्वारा श्वसन अन्य कीटों द्वारा भी किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है जल में रहने वाले अनेक जीव श्वसन कैसे करते हैं, जो जल में रहने वाले अनेक जीव है वो श्वसन कैसे करते हैं। मछली, देखिए मछली तथा पानी में रहने वाले जीवों में गलफड़ या क्लोम या गील पाया जाता है, और गील जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, और गील जो है सो मछली के सिर के ऊपर भाग में दोनों तरफ पाया जाता है, और गील में रक्त वाहिकाएं काफ़ी संख्या में होती है, और इससे गैस का आदान प्रदान मछली करता है। फिर आगे देखिए क्या कहा जाता है, क्या अन्य जीवों की तरह पेड़ पौधे श्वसन करते हैं। इसमें श्वसन के लिए क्या
क्या संरचना होती है। अब पेड़ पौधे में श्वसन थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जीव जंतु के बारे में समझनी है तो पेड़ पौधे के बारे में समझना अति आवश्यक है। देखिए, आप जानते हैं कि पौधे की पत्तियां एवं अन्य अन्य भागों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं, और वहीं से जो है सो वह गैस को इनहेल और आउटहेल करते हैं, यानी कि वहीं से वो कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो जो सो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रंध्र के द्वारा ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निमुक्त करते हैं, और इसकी कोशिकाओं में भी अन्य जीव की तरह ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है। और इस प्रकार इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है और सभी जीव को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार यह अध्याय भी जो है सो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करके जाएं, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और प्लेलिस्ट जो सो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, और वहीं प्लेलिस्ट में जो सो आपको सभी का प्रश्न उत्तर भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।